परिवार की 2 शादियों में शामिल होने के 10 दिन बाद आज सवेरे ही दिल्ली से मेरी वापसी हुई थी। कुछ देर परिवार के साथ बैठ चाय की चुस्कियों के बीच इधर उधर की और शादियों की बातें करती रही मैं। अचानक याद आते ही पूछ बैठी, हाँ, अब तुम लोग बताओ, कैसी रही अनुपम की शादी और बहू कैसी है? मेरे ये पूछते ही एकाएक सब गंभीर हो गए। मेरा बेटा बोला, बड़ा अनर्थ हो गया माँ। शादी के दूसरे दिन ही वीनू की मौत हो गई। दोस्तों के साथ वापस आ रहा था, रास्ते में जीप का एक्सीडेंट हो गया। इसी वजह से अभी परिवार लौटा नहीं, गांव में ही रुका है। सुना है 13वीं के बाद लौटेंगे। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह गई। हे भगवान, ये कैसा वज्रपात कर दिया हंसते खेलते परिवार पर। अनुपम के पिता तिवारी जी हमारे पड़ोसी थे। 6 लोगों के परिवार में पति पत्नी सहित एक बेटी, 3 बेटे थे। अनुपम सबसे बड़ा और वीनू सबसे छोटा। जो बच्चे अपनी आंखों के सामने पलकर बड़े होते हैं, उनके साथ हुई अनहोनी को मन स्वीकार नहीं कर पाता। इसीलिए मेरा मन बहुत विचलित हो उठा था। कई दिनों तक आंखों के सामने अनुपम, वीनू और तिवारी दंपत्ति के चेहरे घूमते रहे। फिर धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या शुरू हो गई। ये तो जीवन का सत्य है, कोई आए जाए, समय अपनी गति से चलता ही रहता है। वो कहाँ रुकता है किसी के लिए। 20 दिन बाद जब तिवारी परिवार गांव से लौट आया तो पड़ोसी होने के नाते मैं उनका दर्द बांटने उनके घर पहुंची। जैसा कि स्वाभाविक था, घर का प्रत्येक व्यक्ति दुख के अथाह सागर में डूबा था। मैं बहुत देर तक बैठी उनका दुख बांटती, सांत्वना देती और समझाती रही। जब चलने लगी तो मैंने पूछा, अनुपम की बहू क्या वापस चली गई? नहीं, उधर कमरे में है, अनुपम की बहन ने उत्तर दिया। जुबान और आंखों में उपेक्षा का भाव छिप नहीं सका, मानो इस सब के लिए बहू ही जिम्मेदार थी। मैं बात को टालकर कमरे की ओर बढ़ गई। छरहरे शरीर की वो गोरी उदास लड़की मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। आगे बढ़कर उसका हाथ थाम मैंने धीरे से कहा, सब्र और हिम्मत मत खोना बेटी, ये तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। धीरे धीरे समय घावों को भर देगा, तब सब सामान्य हो जाएगा। मेरे स्नेह और अपनेपन भरे स्पर्श का सहारा पाकर उसने सूनी उदास आंखें मेरी ओर उठाईं तो मेरा मन द्रवित हो उठा। उन आंखों से झांकती मौन पीड़ा कह रही थी कि वो एक ऐसी सलीब पर टंगी है जहां उसके अकेलेपन की व्यथा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। पहाड़ से दुख के समय में इस नए माहौल में उसके प्रति यह उपेक्षा क्या जायज है? क्या इस समय उसे प्रेम और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत नहीं? मेरी बात सुन जी कहकर उसने फिर से निगाहें झुका ली। उन आंखों की मौन भाषा ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। मैं फिर से आने का वायदा कर वापस अपने घर लौट आई। घर तो आ गई, पर मन किसी काम में नहीं लग रहा था। बार बार उसका उदास मासूम चेहरा आंखों के सामने आता रहा। रात को बिस्तर पर लेटी तो आंखें मूंदते ही अचानक उस उदास चेहरे के पीछे एक दूसरी ममतामयी सौम्य परछाई आ खड़ी हुई। तब मन यादों के अनेकों पन्नों को पलटने के लिए मचल उठा। कुछ यादें जीवन से इतनी गहरी जुड़ी होती हैं कि समय का लंबा अंतराल भी उन्हें तोड़ या मिटा नहीं पाता। सो मैं 30 साल पहले के अतीत में पहुंच गई। शादी के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो पाया कि चाची सास के साथ हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा जी की मृत्यु उनकी शादी के 10 साल बाद ही किसी दुर्घटना में हो गई थी। बड़े होने के नाते मेरे ससुर जी ने अपने छोटे भाई के परिवार का भार खुले दिल से स्वीकार लिया था। चाची तभी से पुरानी खानदानी हवेली में रहती थी। मेरे ससुर जी सर्विस में होने के कारण कभी कहीं तो कभी कहीं विभिन्न शहरों में घूमते रहते। बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भार माँ जी यानी मेरी सास पर था और अपने बेटे बेटी के साथ चाची के 3 बेटों की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाल ली थी। हवेली में रहकर चाची ही खानदानी जमीन जायदाद की देखभाल करती। जो भी आमदनी होती उसमें से अपना खर्चा निकालकर बाकी सब अपने जेठ जी यानी मेरे ससुर जी के पास भेज देती। परिवार का कोई भी बड़ा कार्य, शादी ब्याह आदि चाची के पास ही जाकर होता। माँ जी बताती, चाचा जी की मृत्यु के बाद अपने बच्चों को आंचल के साए में समेट
चाची पति के गम को चुपचाप पी गई थीं। मेरी शादी के 2 वर्ष बाद ही चाची के बड़े बेटे के इंजीनियर बनते ही बाबूजी ने उसकी शादी तय कर दी और हम सब 2 महीने बाद गौरव की शादी के लिए चाची के पास पहुंच गए। सब कुछ तो बाबूजी को ही करना था, वही तो घर के बड़े बुजुर्ग थे। माँ जी चाची के साथ मिलकर बड़े उत्साह से सब इंतजाम देख सुन रही थी। चाची का उत्साह देखते ही बन रहा था। कभी कभी हंसकर बातों बातों में मुझसे कहती, देखो भाई बहू रानी, अब जिठानी बनी हो तो तुम्हें ही अपनी देवरानी को अपने घर के संस्कार आदि सिखाने समझाने होंगे। मैं भी हंसकर कह देती, आप चिंता न करें, बड़ी बनी हूँ तो बड़प्पन निभाना ही होगा। यूं ही हंसी खुशी के बीच बारात जाने का दिन भी आ गया। बारात बस द्वारा आगरा से देहरादून जानी थी, सो भोर में ही मंगल गीतों के बीच बारात ने प्रस्थान किया। हम औरतों का दिन तो घर पर ही मांगलिक रस्मों को निभाने में और रात हंसी ठिठोली और नाचने गाने में बीत गई। दूसरे दिन सवेरे ही मेरे पति का वहां से फोन आया, शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई है, बारात शाम को 4-5 बजे तक घर वापस पहुंच जाएगी। ये सुनते ही घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रात्रि जागरण की थकान और आलस भूलकर नई बहू के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। चाची के चेहरे से तो खुशी छलक छलक पड़ रही थी। बार बार उनकी नज़र घड़ी की ओर उठ जाती, मानो समय बीत ही नहीं रहा था। किसी तरह शाम के 4 बजे और अब जरा सी भी आहट पर सभी की निगाहें दरवाजे की ओर पहुंचने लगी। धीरे धीरे 5, 6, 7 और फिर 8 भी बज गए। अब सबकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। आखिर इतनी देर कैसे हो गई है? कहीं रास्ते में बस तो खराब नहीं हो गई? शायद रास्ते में चाय नाश्ते के लिए रुके हों और मस्ती में समय का ध्यान ही ना रहा हो। पर इतनी देर तो नहीं करनी चाहिए थी। जितने मुंह उतनी ही बातें, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहे थे। और फिर रात को 9 बजे फोन आया, बस के साथ चल रही कार का एक्सीडेंट हो गया है, देर से घर पहुंचेंगे। ये सुनकर सबके चेहरे फक पड़ गए। चाची का रंग पीला पड़ गया, मानो शरीर से एक एक बूंद खून निचुड़ गया हो। वो पलटी और पूजा घर में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पर हाय रे विधाता, तू ना पिघला एक माँ की कातर पुकार पर भी। रात 2 बजे गौरव का निर्जीव शरीर लेकर बारात वापस लौट आई। सबके पीछे उतरी थर थर कांपती भयभीत हिरनी सी नई बहू। आंखें फाड़े स्तब्ध नजरें पति के निर्जीव चेहरे पर गड़ाए। लाल जोड़े में वो नवविवाहिता चुपचाप आ खड़ी हुई, पर आरती का स्वागत थाल सजोने वाली उसकी सास पूजा घर का दरवाजा बंद किए बैठी रही। आह, कैसा दिल डुबाने वाला दृश्य था। बहुत पुकारने पर भी चाची अपने बेटे के अंतिम दर्शन के लिए भी बाहर नहीं आई। 4 दिन पूजा घर यूं ही बंद रहा। तब 5वें दिन मेरे ससुर जी ने दरवाजे पर जाकर पुकारा, छोटी बहू दरवाजा खोलो। कुछ क्षण बाद दरवाजा खुला। भावहीन मुख और सूनी आंखों के करुण क्रंदन को सहने का ताव किसमें था भला। बूढ़े जेठ छोटी बहू के सिर पर हाथ रखकर रो पड़े। सांत्वना के शब्द तो मानो भूल ही गए थे। दरवाजा तो खुल गया था पूजा घर का, लेकिन चाची बाहर नहीं आई थी। वहीं चटाई पर आंखें मूंदे पड़ी रहती, न खाना न पीना। मेरी माँ जी जब बहुत जोर डालती तो कभी चाय कभी नींबू पानी ले लेती बस। उधर नई बहू उमा का हृदय रिश्तेदारों और आने जाने वालों के दबी जुबान में कहे व्यंग बाणों से छलनी होता रहता, पर वो पत्थर बनी सजल आंखों से जमीन को निहारती चुपचाप बैठी रहती। 8 दिन यूं ही बीत गए। उस दिन उमा के पिताजी ने उसे वापस ले जाने का प्रस्ताव रखा तो मुझे चाची से पूछने भेजा गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने चाची से पूछा तो एक वाक्य में उत्तर मिला, अभी नहीं, 13वीं के बाद। 13 दिन कैसे कटे बताना बहुत मुश्किल है। 13वीं के दूसरे दिन सवेरे जब मैं चाची के लिए चाय लेकर पहुंची तो वो बैठी थी, लेकिन सूजी लाल आंखें बता रही थी कि वो रात भर सो नहीं पाई हैं। प्याला हाथ में थाम वो थके स्वर में बोली, बहू रानी, अब मुझ में तो ताकत नहीं है। जेठ जी, दादी, समधी जी और नई बहू को यहीं लेवा लाओ। माँ जी सबको लेकर चाची के पास पहुंची और सब नीचे फर्श पर ही बैठ गए। 10 मिनट बाद मौन तोड़ चाची का संयत स्वर उभरा, समधी जी, बेटों के बड़े होते ही
माँ बाप अपने बुढ़ापे को खुशियों से सराबोर समझने लगते हैं, पर क्या सभी के सपने और कल्पनाएं साकार रूप ले पाते हैं? कुछ ऐसे अभागे भी हैं इस संसार में जिनके सपने रेत के महल की तरह बिखर जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें बिखरने नहीं दूंगी। जो खो चुकी हूँ उससे ज्यादा खोने की हिम्मत अब मुझ में नहीं बची है। उमा अब इस घर की बहू है। आप ले तो जा रहे हैं, पर जब हम बुलाएं भेज दीजिएगा। कमरे में बैठे हर व्यक्ति की आंखें गंगा जमुना बनी हुई थीं, पर चाची की सूनी आंखों में न जाने कैसा दृढ़तापूर्ण आत्मविश्वास भरा था। हिचकियों के बीच उमा के पिता बोले, उमा बेटी पैर पकड़ ले अपनी देवी जैसी सासू माँ के। नहीं समधी जी, माँ को सिर्फ माँ ही रहने दीजिए। माँ तो केवल माँ है, उसे देवी और सास जैसे नामों में मत बांटिए। चलते समय भविष्य के प्रति आश्वस्त उमा अपनी अभयदायिनी सासू माँ के पैर आंसुओं से भिगोती रही, और वो अपने आंसुओं को आंखों में ही पीकर उसके सिर पर ममता भरा हाथ फेरती रही। उस दर्द के रिश्ते की इस विदाई को देख सबकी आंखें नम थीं। शायद उनका भगवान भी जरूर रो पड़ा होगा अपने क्रूर कृत्य पर। उमा पिता के साथ वापस चली गई। चाची का दूसरा बेटा सौरभ प्रतियोगी परीक्षा पास कर ट्रेनिंग पर जा रहा था। सौरभ नए विचारों का सुलझा हुआ लड़का था। उसके विचार से उमा निर्दोष थी। इस अनहोनी के लिए दोषी था गौरव का भाग्य, जो ईश्वर के यहाँ से वो इतनी कम आयु लेकर आया था। माँ की आज्ञा मान सौरभ शादी के लिए राजी हो गया। साल भर बाद सौरभ की ट्रेनिंग पूरी होते ही एक साधारण समारोह में सौरभ उमा शादी के बंधन में बंध गए और उमा बहू बनकर फिर से घर में आ गई थी। प्रत्येक व्यक्ति हैरान था। इस उम्र में रूढ़ियों और अंधविश्वास के विरुद्ध इतना सशक्त साहसिक कदम उठाने की प्रेरणा चाची के मन में कहाँ से आई? वो धीरे धीरे अंतर्मुखी होती गई, पर बहू उमा को ये एहसास कभी नहीं होने दिया कि वो घर में अनचाही है। हर कदम पर चाची अपने बेटे बहू की ढाल बनकर खड़ी रही। इस शादी के बाद कभी किसी ने गौरव का नाम उनके मुंह से नहीं सुना। कभी जिक्र आ भी जाता तो वो बहाने से टाल जाती। कभी कभी एकांत क्षणों में शायद गौरव उनकी ममता को झकझोर जाता, तब उनकी आंखें अनायास ही भीग उठती। ऐसे समय में यदि कोई पूछ लेता, क्या हुआ माँ जी, तो वो सहजता से कह देती, शायद आंख में कुछ गिर गया है। 2 वर्ष बाद जब उमा की गोद में बेटा आ गया था तो उनकी आंखों में शांति नजर आई थी। दुनिया के सामने बेटे के गम को वो पी तो गई थी, पर सच तो ये था कि उस आग में वो तिल तिल कर मर रही थी। उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और 3 साल बाद अपने गम को हृदय में संजोए वे बेटे की खोज में अनंत यात्रा पर चली गईं। उनकी मौत की खबर पा माँ जी रोते हुए बोली, चलो अच्छा हुआ, अपनी लाश ढोने से मुक्ति तो मिली छोटी को। उमा सौरभ आज सुखी दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं। एक बेटे बेटी के साथ छोटा सा सुखी परिवार है उनका। पर सासू माँ का जिक्र आते ही उमा की आंखें भीग जाती हैं। पराई बेटी के लिए इतना दर्द कि अपना दर्द और गम समेट मन के किसी गहरे अंधेरे कोने में दफन कर दिया। ऐसी महान ममतामयी नारी की यादें संजोते संजोते स्वजनों का ही नहीं, परायों का मस्तक भी नत हो जाता है। काश इतनी शक्ति और हिम्मत सभी में होती तो आज अनुपम की बहू जैसी अनेक लड़कियों को समाज में न तो दोषी माना जाता, न ही वो किसी अपराध बोध से ग्रसित होती।